आज हमें पढ़ना है क्लास 10th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर, जो कि है वन एवं वन्य जीव संसाधन। और आज जो हम पढ़ेंगे वो इसका भाग 2 होगा। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था वनस्पति जगत के बारे में, जीव जगत के बारे में, साथ में जो बायोडाइवर्सिटी जिसे हम हिंदी में बोलते हैं जैव विविधता के बारे में हम लोगों ने उसमें पढ़ा है। और ये भी पढ़ा था कि जो अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संस्थान था उसने वनस्पति जगत और प्राणी जगत को किन वर्गों में बांटा था। तो आज हम पढ़ेंगे वनस्पति और जो प्राणी जगत है उसके ह्रास के बारे में, और क्या हम लोग कर सकते हैं वनस्पति जगत और प्राणी जगत को बचाने के लिए। तो सबसे पहले है कि जब हमें ये पता चलता है कि हम बात करते हैं कि जंगल और जो जीव हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, तो ये कम हो रहे हैं, हमें कैसे पता चल रहा है कि ये जो भी चीज़ें हैं, जंगल है या वन्य जीव हैं, ये ख़त्म हो रहे हैं या कम हो रहे हैं। जैसा कि हम देखते हैं अपने आसपास और सुनते भी हैं कि बहुत से जीव और जो वनस्पति हैं वो लुप्त हो गए हैं, वो समाप्त हो गए हैं। पृथ्वी पर जितने जीव पहले थे और अभी हम उन्हें देखते हैं तो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। ऐसे ही धरती से 50% जो वन हैं वो गायब हो चुके हैं, यानी कि जितने वन पहले थे उसके आधे जो हैं वो पृथ्वी पर हैं ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग हैं अपने लिए अपने जो चीज़ें हैं, जो अपने रिसोर्सेज हैं, उन्हें पूरा करने के लिए वनों को काट रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं, अब सड़कें बनाने के लिए, बड़ी बड़ी इमारतें बनाने के लिए ये सब वनों को काटा जा रहा है। इसीलिए जो 50% वन हैं वो धरती से ख़त्म हो चुके हैं। 70% जो पानी के स्रोत हैं वो भी प्रदूषित हो चुके हैं। यानी कि जितने हमारे पानी के स्रोत हैं, जैसे नदियाँ हो गई, कुएं हैं, पोखर हैं, झील हैं, उनमें से 70% जो हैं वो प्रदूषित हैं। तो इस वजह से इनका जो जल है वो हम उपयोग में नहीं ला सकते हैं। ये जल हमारे किसी काम का नहीं है। इसी तरह से 40% जो नमी वाली ज़मीन थी वो भी सूख चुकी है, वहाँ पर अब कुछ भी नहीं उगाया जा सकता। और इन सब आंकड़ों से हमें पता चलता है कि जो वन हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं, और वनों के ख़त्म होने के साथ साथ जो वन्य जीव की प्रजातियाँ उन वनों में रह रही थी वो भी धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। यदि अगर हम अपने आसपास देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलता है कि हम इन्हीं वन और इन्हीं वन्य जीवों से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार जो मानवीय क्रियाकलाप होते हैं वही संसाधनों का क्षय कर रही हैं, ह्रास कर रही हैं, और ये सब मनुष्य के लिए अच्छे संकेत तो हैं नहीं, बल्कि ये चिंताजनक और एक बहुत ज़्यादा सोचनीय विषय है। तो अब बात करते हैं उन कारणों के बारे में जिनकी वजह से वनस्पति जगत और प्राणी जगत का ह्रास हो रहा है, उसका क्षय हो रहा है। तो सबसे पहला कारण है इसमें वो है कृषि भूमि का विस्तार। बहुत सारा जो वन क्षेत्र है उसको काट कर कृषि भूमि का विस्तार किया जा रहा है। कृषि भूमि जो है उसको बढ़ाया जा रहा है बहुत ज़्यादा अनाज उगाने के लिए, बहुत ज़्यादा फसलों का उत्पादन करने के लिए। ऐसा क्यों हो रहा है कि बहुत ज़्यादा फसलें उगानी पड़ रही हैं, अनाज उगाना पड़ रहा है? क्योंकि जो जनसंख्या है वो भी उतनी ही रफ्तार से बढ़ रही है। जैसे जैसे संख्या बढ़ती है जनसंख्या, तो वैसे ही अनाज की मांग भी बढ़ जाती है, और जब जब ये मांग बढ़ती है तो बहुत ज़्यादा अनाज भी उगाया जाता है। तो ऐसे में जो कृषि भूमि है उसकी आवश्यकता भी बहुत अधिक है। तो अब ये कृषि भूमि आएगी कहाँ से? वनों को ही काटकर इस कृषि भूमि को बनाया जा रहा है और इस पर फसलों का उत्पादन किया जा रहा है। तो इस वजह से भी जो वनस्पति जगत है और जो प्राणी जगत है उसका ह्रास हो रहा है। अगला पॉइंट है हमारा कि व्यावसायिक रूप से जो मूल्यवान प्रजातियां होती हैं वनस्पति जगत की, उनको उगाया जाना। यानी कि कुछ वनस्पति और जीवों की प्रजातियां, मोस्टली वनस्पति और वनस्पति की प्रजातियों में ऐसा होता है कि व्यावसायिक रूप से वे काफ़ी मूल्यवान होते हैं। अगर हम बात करते हैं सागौन की, ठीक है, सागौन एक पेड़ है
तो इस पेड़ से फर्नीचर बनाया जाता है, ठीक है। और इसका फर्नीचर जो होता है बहुत टिकाऊ माना जाता है, इससे दरवाजे, खिड़कियाँ, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो सागौन एक व्यावसायिक रूप से मूल्यवान जो प्रजाति है वो है। तो लोग बहुत अधिक पैसा कमाने के लिए, अधिक मांग के कारण अधिक संख्या में सागौन उगाते हैं। इसे कहा जाता है सागौन मोनोकल्चर, जहाँ पर एक ही प्रकार का वृक्ष या जो एक ही अनाज है वो बार बार उगाया जाता है। जब बार बार सागौन ही उगाया जाता है तो उससे होगा क्या, उस जगह का जो प्राकृतिक वन क्षेत्र है वो तो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उस क्षेत्र में तो बार बार क्या उगाया जा रहा है, सागौन उगाया जा रहा है। क्योंकि उस सागौन को बेचने से, उस सागौन की लकड़ी को बेचने से लोगों को फ़ायदा हो रहा है, वो व्यवसाय के लिए उसको उगा रहे हैं। तो वहाँ का जो प्राकृतिक वन है वो ख़त्म हो जाते हैं। और अगर हम व्यावसायिक रूप से मूल्यवान प्रजाति को ही बार बार उगाते हैं तो हमेशा उसकी वजह से जो दूसरी प्रजातियाँ उस क्षेत्र में उगती थी उन्हें नुकसान ही उठाना पड़ता है। एक और उदाहरण लेते हैं। आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है हिमालयन यव का। हिमालयन यव का एक एग्ज़ाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है, आप देखेंगे तो ये जो हिमालयन यव है, यहाँ पे फ़ोटो में ये दे रखा है। तो यहाँ पे जो ये हिमालयन यव होता है, इसकी खासियत क्या होता है कि ये एक औषधि युक्त वृक्ष है, ठीक है। और ख़ास तौर पर पहाड़ी जो क्षेत्र हैं हमारे, वहाँ पर ये देखने को मिलता है। जैसे कि हिमाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ पर मोस्टली ये जो हिमालयन यव है वो दिखता है। इस वृक्ष की खासियत ये है कि इस जो पेड़ है, ये जो पेड़ है हिमालयन यव, इसकी छाल से या पत्तियों से या फिर जड़ों से टकसाल नाम का एक रसायन निकलता है। और ये जो रसायन है वो कैंसर के इलाज के लिए इसका प्रमुखता से इस्तेमाल किया जाता है, टकसाल नाम के जो रसायन है उसका। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो वृक्ष है इसकी मांग कितनी ज़्यादा होगी, क्योंकि कैंसर की अभी तक कोई भी ऐसी दवाई बनी ही नहीं है जिससे कि ये जो बीमारी है उसे ठीक किया जा सके। अब जबकि एक ऐसा वृक्ष मिल गया है जिससे कैंसर को कुछ हद तक ख़त्म किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, तो इससे जो दवाई बनाई जाती है तो वो उसकी जो मांग है वो दुनिया भर में बढ़ गई है। और इस वजह से इस वनस्पति जाति को खतरा पैदा हो गया है और ये संकटग्रस्त प्रजाति की ओर बढ़ रही है। इसलिए जो व्यावसायिक रूप से मूल्यवान जो प्रजातियां होती हैं जिनका व्यवसाय किया जाता है, अगर उनका बहुत अधिक शोषण होगा तो उस तरह की जो प्रजाति है उसको तो नुकसान होगा ही, साथ में जो प्रकृति है उसको भी बहुत ज़्यादा नुकसान ज़रूर होगा। जैसे आपने सागौन वाले केस में देखा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो प्राकृतिक जो क्षेत्र था, जहाँ पे उस क्षेत्र में अगर प्राकृतिक वनस्पतियाँ उगती थी तो उन सबको हटा के अब क्या उगाया जा रहा है, बार बार सागौन उगाया जा रहा है। तो प्राकृतिक जो क्षेत्र है वो तो नष्ट हो गया, प्राकृतिक जो वनस्पतियाँ हो गई हैं वो तो नष्ट हो चुकी है। इसी तरह से हिमालयन यव कैंसर के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो उस जाति के लिए अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे, क्योंकि केवल हिमालयी क्षेत्र में ये उगाई जा सकती हैं तो ये कहीं और भी नहीं उगाई जा सकती हैं, और इसका बार बार उपयोग किया जा रहा है और धीरे धीरे जो ये वनस्पति है वो पृथ्वी से ऐसी स्थिति में पहुंच गई है कि ये लुप्त ही हो जाएगी। अगला कारण है इसका खनन कार्य। खनन आपको पता है कि क्योंकि खनन अगर करना है तो बहुत बड़ा क्षेत्र चाहिए खनन करने के लिए, बहुत बड़ी खाली भूमि जो होती है उसका टुकड़ा चाहिए। और इसके लिए अगर उस क्षेत्र में, मतलब अगर ये खाली भूमि का टुकड़ा है तो इस क्षेत्र में वन होंगे, जंगल होंगे, पेड़ होंगे, तो इस क्षेत्र को साफ़ करना पड़ेगा। और तो खनन मतलब साफ़ करना पड़ेगा, तो उस क्षेत्र को अगर साफ़ किया जा रहा है तो उसके बाद यहाँ पर खनन कार्य हो सकता है। तो खनन करने से हम क्या करेंगे, उस क्षेत्र की जो पेड़ हैं उनको हम काट देंगे। अब अगर हम उस क्षेत्र को, मतलब आप सोच सकते हैं कि कितने बड़े एरिया में हम लोगों को वन काटने पड़ेंगे, और खनन करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी मशीनें भी लगानी पड़ती हैं जो कि ज़मीन के बहुत अंदर जाकर वहाँ से खनिज निकालते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो ज़मीन की गुणवत्ता है उसमें भी कमी आ जाएगी। इससे न केवल वनों को काटना पड़ता है बल्कि इससे वनों की जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसको भी नुकसान पहुंचता है, क्योंकि वनों में जितनी भी वनस्पति और वन्य जीव हैं उन्हें वनों के कटान से नुकसान ही पहुंचेगा।
अगला कारण इसका है स्थानांतरित कृषि, जिसे हम झूम कृषि या फिर स्लैश और बर्न कृषि भी कहते हैं। ये जो इस प्रकार की जो स्थानांतरित कृषि है, इसमें क्या होता है कि पहले वनों को काटा जाता है, और उसके बाद जो भी कूड़ा, मतलब जो बचा हुआ है वहाँ पे, जो भी क्षेत्र, जो झाड़ वगैरह, तो उनको जला दिया जाता है, ताकि साथ में जो कई पेड़ होते हैं वो भी वहाँ पे जल जाते हैं, तो ताकि उस वन की जगह पर जो कृषि करने योग्य जो खाली भूमि है वो मिल जाए और उस पर अनाज उगाया जा सके। मुख्यतः इस विधि द्वारा वन भूमि को कृषि भूमि में परिवर्तित करने के लिए ये काम किया जाता है, और ये वनों को काटकर और जलाकर किया जाता है। आप समझ सकते हैं कि इससे पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचता होगा। एक तो हम वनों को काट रहे हैं, वनों को ख़त्म कर रहे हैं, और ऊपर से हम उन्हें जला देते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है, पर्यावरण प्रदूषित होता है। आमतौर पर इस प्रकार की जो कृषि होती है उसे आदिवासी लोग अपनाते हैं, स्पेशली जो नॉर्थ ईस्ट जो हमारा राज्य है वहाँ के जो आदिवासी हैं वो लोग इस तरह की विधि अपनाते हैं, या फिर मध्य भारत के जो आदिवासी लोग हैं वो ये स्लैश बर्न कृषि को अपनाते हैं या स्थानांतरित कृषि को अपनाते हैं। और इस मेथड से, इस तरीके से बहुत बड़ा वन क्षेत्र जो है वो एक ही बार में समाप्त हो जाता है। तो इससे वनस्पति जगत को तो नुकसान पहुंचता ही है, साथ में जो धरती है उस पर भी प्रदूषण बढ़ने का खतरा बना रहता है। अगला जो कारण है वो हमारी बड़ी विकास परियोजनाएं भी हैं। इन बड़ी विकास परियोजनाएं ने भी जो वन हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। हम लोग विकास के नाम पर बहुत बड़े बड़े उद्योग लगा लेते हैं, फैक्ट्रियां लगाते हैं, बड़ी नदी घाटी परियोजनाएं बनाते हैं। तो ऐसे ही बड़ी नदी घाटी परियोजनाएं जो हैं वो मध्य प्रदेश के नर्मदा सागर परियोजना है, ठीक है। और ऐसी एक और है हमारे उत्तराखंड में टिहरी बांध परियोजना भी इसके उदाहरण है, ये जो बड़ी नदी घाटी परियोजना है। तो बात करते हैं नर्मदा सागर परियोजना की, जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है। नर्मदा परियोजना जो है वो नर्मदा नदी पर बनी हुई है, और इसमें बिजली उत्पादन के लिए बहुत बड़े बड़े बांध वहाँ लगाए गए हैं। लेकिन इतने बड़े बांध को लगाने के लिए वहाँ के जो 40,000 हेक्टेयर भूमि थी उसमें जो वन, मतलब पेड़ लगे हुए थे, उनको काटा गया है। तो आप सोच सकते हैं कि इससे कितना नुकसान हुआ होगा प्रकृति को। हम जानते हैं कि बांधों के तो लाभ होते ज़रूर हैं, पर इन बांधों के होने से नुकसान भी बहुत होते हैं। इसलिए हमें पहले उन हानियों के बारे में भी सोच लेना चाहिए जब हम इतनी बड़ी परियोजनाएं बनाते हैं, कि इतने बड़े बांधों को बनाने के लिए जो कदम जा रहे हैं क्या वो सही होंगे। क्योंकि अगर इस परियोजना द्वारा, अगर आप समझ सकते हैं 40,000 हेक्टेयर वन काटे जा रहे हैं, तो ये परियोजना प्रकृति की दृष्टि से तो बहुत अच्छी हम नहीं कह सकते, बहुत लाभदायक नहीं होगी। इतना ही नहीं, कई बार घर, सड़कें, उद्योग आदि लगाने के लिए भी हम पेड़ों को काटते हैं या वनों को नुकसान पहुंचाते हैं, और अप्रत्यक्ष रूप से जो वन्य जीव हैं उनको भी हम हानि ही पहुंचाते हैं, क्योंकि उनका जो प्राकृतिक निवास है उस क्षेत्र को तो हम काट दे रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो ये बड़ी जो विकास परियोजनाएं होती हैं, चाहे वो उद्योगों के रूप में हो, फैक्ट्रियों के रूप में हो, या नदी घाटी परियोजनाओं के रूप में हो, तो इससे प्रकृति को, वन्य जीवों को और वनस्पति को नुकसान ज़रूर पहुंचता है। अब अगला जो कारण है वो है अति पशुचारण। कई बार हम अपने पशुओं को चरने के लिए वनों में छोड़ देते हैं, कई लोग ऐसा करते हैं, और ये जो पशु होते हैं कई बार इतनी अधिक चराई कर देते हैं कि वहाँ की जो वनस्पति होती है वो ही ख़त्म हो जाती है, और इससे भी वनों का ह्रास होता है। अगला कारण है ईंधन के लिए जो लकड़ियाँ होता हैं उन्हें एकत्रित करना। वनों में बहुत अधिक मात्रा में हमें लकड़ियाँ मिल जाती हैं, लोग उस लकड़ी को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इन वनों के अंदर भी कई जो जनजातियाँ होती हैं या आदिवासी होते हैं वो निवास करते हैं।
वो लोग लकड़ियों का प्रयोग जो है वो खाना बनाने के लिए करते हैं, तो इसके लिए वो क्या करते हैं, पेड़ों को काटते हैं और उन पेड़ों की जो लकड़ियाँ होती हैं उसे वो ईंधन के रूप में वो इस्तेमाल करते हैं। और इस ईंधन के लिए कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ढेर सारे जो पेड़ होते हैं वो काट दिए जाते हैं। पहले पहले तो लगता है कि थोड़े बहुत ही पेड़ कट रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वनों का बहुत बड़ा हिस्सा कट चुका होता है। तो इससे वनस्पति और प्राणी जगत के ह्रास का एक मुख्य कारण ईंधन के लिए लकड़ियाँ एकत्र करना भी है। अगला है शिकार करना। कभी कभी जो मनुष्य होते हैं वो अपने शौक़ के लिए, जैसे आपने सुना होगा कि राजा महाराजाओं के बारे में ये, और कभी कभी तो ये भी होता है कि व्यापार करने के लिए जो वन्य जीव हैं उनका शिकार किया जाता है, क्योंकि जो ये वन्य जीव हैं इनके जो बॉडी पार्ट्स हैं इनमें ऐसे इनके बॉडी पार्ट से बहुत चीज़ें बनती हैं जिसका व्यापार किया जाता है और इन जानवरों को मारा जाता है व्यापार करने के लिए मनुष्य के द्वारा। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जीवों के ह्रास का, क्योंकि मनुष्य तो अपने शौक़ के लिए अपना मुनाफा कमाने के लिए कर रहा है, लेकिन इससे प्रकृति को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। अगला जो कारण है वो है दावाग्नि। आपने देखा भी होगा कि जंगलों में कई बार आग लग जाती है। इसका जो कारण है वो प्राकृतिक भी हो सकता है और मानवीय भूल भी हो सकता है। प्राकृतिक कैसे हो सकता है कि आपने देखा होगा कि गर्मियों के मौसम में पत्थर जो होते हैं वो एक दूसरे से टकराते हैं, तो उससे क्या होती है, चिंगारी उत्पन्न होती है, या फिर ज्वालामुखी विस्फोट आदि के कारण भी जंगलों में आग लग जाती है। और कई एक बार तो ये भी देखा गया कि यदि अगर जंगलों में आग एक बार लग गई थोड़ा सा भी, तो वो तुरंत फैल भी जाती है और बहुत सा जंगल जो होता है वो जल जाता है। और इसके साथ ही जंगल तो जलते ही हैं, जो जंगल में जो जीव हैं वो भी जल जाते हैं। तो ये ऐसे कुछ कारण हैं जिनकी वजह से आज वन और वन्य जीव जो हैं वो समाप्त होते जा रहे हैं। क्योंकि अगर हम जंगलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो वहाँ जो रह रहे जीव हैं वो भी प्रभावित हो रहे हैं इस कारण, और उन्हें अपने रहने के लिए सुरक्षित दूसरी जगह ढूंढनी पड़ती है। क्योंकि अगर एक जगह से जो वन्य वनस्पति है वो नष्ट होती है तो उनको अपने प्राकृतिक आवास में रहने के लिए दूसरी जगह ढूंढनी पड़ेगी, और कई बार वो लोग चले भी जाते हैं दूसरी जगह पर जीव, लेकिन वहाँ पर वो प्रॉपर्ली एडजस्ट नहीं कर पाते और वहाँ पर मर जाते हैं। तो अब आगे जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए जिससे हम इन जो बहुमूल्य संसाधन हैं उनका हम संरक्षण कर सकें। सबसे पहला जो उपाय इसमें बताया गया है वो है वृक्षों को लगाना तथा वृक्षों को काटने पर प्रतिबंध होना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि पेड़ों को काटने से क्या होता है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है और जैव विविधता की स्थिति जो होती है वो लगातार खराब होती जाती है। तो दुर्लभ जीव जंतु जो हैं इस वजह से विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुके हैं। इसलिए पर्यावरण को बचाने के लिए वृक्षों को बचाना, वृक्षों को लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों को ऐसे वृक्ष लगाने चाहिए जो कि ऑक्सीजन फ्रेंडली हों, जैसे पीपल का पेड़ है, बबूल है, शीशम है। ये कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार हैं उनके द्वारा भी वृक्षों को काटने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है, और अगर कोई वृक्ष काटता हुआ पकड़ा जाता है तो उस पर जुर्माना भी लगता है और साथ में उसे कैद भी हो सकती है। तो हमें वृक्षों को काटने के बजाय उन्हें लगाने पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। दूसरा कारण है शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध तथा सख्त कानून। अब इसमें है क्या कि जो सरकार है उसने वन्य जीवों को संरक्षण देने के लिए उनका शिकार न हो इसलिए कानून बनाए हैं, क्योंकि कई जो वन्य जीव हैं वो हमारी धरती से लुप्त हो चुके हैं, जैसा हम पहले भी पढ़ चुके हैं, या फिर लुप्त होने की कगार पर भी पहुंच चुके हैं। अब उन्हें बचाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो इन वन्य जीवों का जो शिकार है उससे क्या होता है कि मनुष्य जो होता है उसे बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, ठीक है, इसीलिए इनका शिकार किया जाता है। तो कानून के अनुसार अगर कोई व्यक्ति शिकार करने का दोषी पाया जाता है तो उस व्यक्ति को कम से कम 3 साल की सज़ा हो सकती है और साथ में जुर्माना भी उस पर लग सकता है।
तो अब जो हम लकड़ी के जो फर्नीचर हैं उनकी जगह हम किसी और चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं फर्नीचर के रूप में, जैसे कि हम प्लास्टिक वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टील के फर्नीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो फर्नीचर में इस्तेमाल होने वाली जो लकड़ी है वो बच जाएगी, पेड़ भी नहीं काटना पड़ेगा। ऐसे ही लोगों में पर्यावरण के लिए जो जागरूकता है वो लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए सम्मेलन करवाए जा सकते हैं जहाँ लोगों को पर्यावरण से हो रहे नुकसान के बारे में समझाया जा सकता है। ये स्कूल कॉलेज वगैरह जो हैं वहाँ पर नुक्कड़ नाटक या प्रतियोगिताएं करवाई जा सकती हैं पर्यावरण संरक्षण के ऊपर। तो इस तरह से हम अपने पर्यावरण को, अपने वनस्पति जगत और प्राणी जगत को कुछ हद तक बचाने में अपना भी हम लोग